नमस्कार। जब से उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली जुगाड़ सरकार बनाई है, तभी से आदरणीय श्री बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना की साख दिनों दिन नीचे गिरती जा रही है। इस गठबंधन के बाद कभी कांग्रेस तो कभी एनसीपी उद्धव ठाकरे का ढोल बजाते रहते हैं। खिचड़ी सरकार बनाने के बाद कई बार उद्धव ठाकरे को अपने फैसले बदलने पड़े हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में रह करके जब उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की विचारधारा का ढोंग रचते हैं तो कांग्रेस के नेता उद्धव ठाकरे को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद दिला करके बताते हैं कि शिवसेना अब सेकुलर पार्टी है और उद्धव ठाकरे को उसके बाद अपना फैसला बदलना पड़ता है। वीर सावरकर और नाथूराम गोडसे के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे का स्टैंड बदलते साफ देखा गया था। अब फिर से उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का ढोंग रचने की कोशिश की तो कांग्रेस ने विरोध जता दिया है। दरअसल शिवसेना औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर करना चाहती है। इसको लेकर के महाराष्ट्र प्रशासन ने कुछ समय पहले ही इस संबंध में उद्धव सरकार को प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उद्धव सरकार के मंत्री बाला साहब थोराट ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर तय हुआ है, जिसमें सेकुलर शब्द का भी यूज किया गया है और ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लिखित में है। औरंगाबाद का महज नाम बदल देने से औरंगाबाद का विकास नहीं होने वाला है। अभी तक इस तरह का प्रस्ताव हमारे पास आया नहीं है। इस तरह की बात कांग्रेस के नेता बाला साहब थोराट ने कही, लेकिन आया तो हम इसका विरोध भी करेंगे। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सारे फैसले तीनों पार्टियों के सहमति से होंगे, इस तरह की बात बाला साहब थोराट ने कही। यानी कि कहीं ना कहीं शिवसेना की तरफ से औरंगाबाद का नाम बदल करके जो संभाजी नगर करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है उसमें कांग्रेस राजी नहीं है, तो ये प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस प्रस्ताव के माध्यम से एक बार फिर से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की साख है वो दांव पर लगी हुई है। महाराष्ट्र में शिवसेना के जो निर्णय थे वो अंतिम होते थे, लेकिन आज किस तरह से उद्धव ठाकरे को अपने स्टैंड बदलने पड़ रहे हैं, किस तरह से अपना फैसला बदलना पड़ रहा है, ये महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ पूरा देश देख रहा है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच से मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और उद्धव ठाकरे में हड़कंप मचा हुआ है, उद्धव सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई के खुलासे से मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह से घबराए हुए हैं। सीबीआई द्वारा पीएमओ को एक चिट्ठी लिखी गई थी, जिसके बाद परमबीर सिंह हाँफते हाँफते बयान दे रहे हैं कि जल्द ही सीबीआई मुंबई पुलिस की सुसाइड वाली थ्योरी और रिपोर्ट पर मोहर लगाने वाली है। यानी कि सीबीआई की जांच को परमबीर सिंह ने शक्तिमान बनकर के पहले से ही देख लिया है और आत्महत्या एक बार फिर से मुंबई पुलिस ने करार दे दिया है। सीबीआई की तरफ से अपनी जांच का कोई भी खुलासा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, तो साफ है कि ये परमबीर सिंह का डर है जो पूरी तरह से सामने आ चुका है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के काफी ज्यादा तानाशाही महाराष्ट्र में देखी गई थी, उद्धव सरकार की देखी गई थी। और जिस तरह से अब सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर के सीबीआई ने पीएमओ ऑफिस को चिट्ठी लिखी, तो उसके बाद परमबीर सिंह और उद्धव सरकार की बौखलाहट है वो सामने आनी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा शिवसेना के नेता संजय राउत पर भी ईडी शिकंजा कस चुकी है। अब महाराष्ट्र के ठगबंधन में बड़बोले नेता संजय राउत को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। पीएमसी बैंक घोटाले में शिवसेना के गुरु घंटाल संजय राउत बुरी तरह से फंस चुके हैं। प्रवीण राउत की 72 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी जब्त कर चुकी है और प्रवीण राउत पर टोटल 95 करोड़ रुपए के लगभग हेरफेर करने का आरोप है। पीएमसी बैंक से 95 करोड़ रुपए प्रवीण राउत की तरफ से लोन लिया गया और उसमें से 1,60,00,000 रुपए प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी माधुरी राउत के खाते में डाल दिए और माधुरी राउत ने बिना किसी ब्याज के ऋण के तौर पर 55 लाख रुपए वर्षा राउत जो संजय राउत की पत्नी हैं उनके खाते में डाल दिए और उस पैसे से वर्षा राउत और संजय राउत ने मिलकर के एक फ्लैट भी खरीद लिया।
प्रवीण राउत की पत्नी द्वारा संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 55 लाख रुपए भेजे गए थे, जिसको लेकर के ईडी ने खुलासा किया है कि पाप की कमाई से संजय राउत ने एक प्रॉपर्टी भी खरीदी थी। वर्षा राउत एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रवीण राउत और माधुरी राउत की पार्टनर भी है। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि प्रवीण राउत और संजय राउत के बीच में घरेलू रिलेशन है। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक राउत परिवार बांडुप की फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित अपने मैत्री बंगले में रहता है। संजय राउत की ओर से दिए गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक 14-15 में वर्षा राउत की आय 13,15,254 रुपये थी। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालयों के रिकॉर्ड के मुताबिक वर्षा राउत 4 फर्मों, पहली है राइटर इंटरटेनमेंट LLP, दूसरी सनातन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी सिद्धांत सिस्कॉन प्राइवेट लिमिटेड और चौथी अवनी कंस्ट्रक्शन की पार्टनर है। आपको बता दें कि ये जो राइटर इंटरटेनमेंट LLP नाम की फर्म है, इसी ने 2019 में बॉलीवुड की ठाकरे फिल्म बनाई थी। वर्षा राउत अपने पति संजय राउत और बेटियों पूर्वांशी और विदिता के साथ इस फर्म में भागीदार हैं। 5 जनवरी को ईडी वर्षा राउत से पूछताछ करेगी और अगर संजय राउत अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए तो कंगना रनौत को उखाड़ने वाले खुद ही पूरी तरह से उखड़ जाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे के साथ साथ संजय राउत की मुश्किलें भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर के सीबीआई जांच कर रही है, जिसमें बड़े खुलासे होंगे। पीएमसी बैंक घोटाले में संजय राउत और उनकी पत्नी वर्षा राउत फंसते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर के कांग्रेस ने जवाब दे दिया है। वैसे भी संजय राउत ने शिवसेना के बोम्पू सामना में जो कांग्रेस को लेकर के टीका टिप्पणी की है, उससे महाविकास अघाड़ी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अशोक चव्हाण पर बीजेपी विधायक अतुल भटखालकर ने 70 से 80 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों को पास करवाने का आरोप भी लगाया है। सीधे सीधे ठेकेदारों को फायदा पहुंचा करके उस राशि में अशोक चव्हाण ने भी मलाई बटोरी है। इस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से अशोक चव्हाण पर लगाए गए हैं। इन बिलों को लेकर के बीजेपी विधायक ने बताया है कि 2010 से लेकर के 2020 तक इन बिलों को फर्जी बता करके किनारे किया हुआ था, लेकिन उद्धव सरकार ने 35% कमीशन ठेकेदारों से लेकर के ये सारे के सारे बिल हैं वो क्लियर कर दिए हैं। यानी कि 70 से 80 करोड़ रुपए के बीच के ये सारे बिल हैं, ये फर्जीवाड़े में पास किए गए हैं, जिसका 35% उद्धव सरकार के मंत्रियों की जेब में गया है। इस तरह की बात भी बीजेपी नेताओं की तरफ से कही गई है। इस तरह का आरोप उद्धव सरकार पर लगाया गया है। कुल मिलाकर के सार्वजनिक निर्माण विभाग में पीडब्ल्यू मिनिस्टर अशोक चव्हाण पर कई तरह के सवाल अब खड़े हो चुके हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरह की कवायद भी, इस तरह की मुहिम भी कहीं ना कहीं बीजेपी विधायकों की तरफ से छेड़ी गई है और साफ कहा गया है कि 15 दिन के भीतर इससे रिलेटिव जो अधिकारी हैं उन पर एक्शन नहीं लिया गया तो बीजेपी इसको लेकर के कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना की बदनामी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 20,000 करोड़ रुपए का बिजली घोटाला सामने आ चुका, जमीन घोटाला सामने आ चुका और अब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अशोक चव्हाण को लेकर के भी 70 से 80 करोड़ रुपए के फर्जी बिल पास करने का घोटाला भी सामने आ चुका है। इसके अलावा भी पुणे में नए साल पर हुए कार्यक्रम में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को साथ देखा गया है। जिस तरह से अजीत पवार की बगावत को लेकर के पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि अजीत पवार एनसीपी प्रमुख शरद पवार का साथ छोड़ सकते हैं, जिस तरह से शरद पवार और अजीत पवार के बीच में काफी ज्यादा दरार पड़ी हुई है, उसको लेकर के चर्चाएं तेज थी। लेकिन पहले ही दिन यानी कि साल के पहले ही दिन नए साल पर जो वाटर सप्लाई को लेकर के कार्यक्रम हुआ, उसमें अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस साथ देखे गए। हालांकि इस बैठक में एनसीपी और जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनके बीच में थोड़ी भिड़ंत भी हो गई, कहासुनी भी हो गई और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई, क्योंकि इस वाटर सप्लाई कार्यक्रम
को लेकर के किसको इसका जो मुखिया बनाया जाए, यानी कि इसको पूरा का पूरा श्रेय किसके पास जाएगा, अजीत पवार के हाथों में जाएगा या फिर देवेंद्र फडणवीस के हाथों में जाएगा, इस बात को लेकर के थोड़ी कहासुनी हो गई थी। हालांकि जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में यदि कांग्रेस अलग होती है तो फिर एनसीपी और बीजेपी के एक बार दोबारा साथ आने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि राजनीति में कहा कुछ जाता है और किया कुछ जाता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। राजनीति संभावनाओं का खेल है और कोई भी संभावना बन सकती है। अजीत पवार भी यदि बीजेपी के साथ आते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी आसानी से सरकार बना सकती है। दूसरी तरफ संजय राउत की बयानबाजी को लेकर के पहले सोनिया गांधी द्वारा लेटरवार किया गया और अब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने उद्धव सरकार की शिकायत सोनिया गांधी के दरबार में कर दी है। सोनिया के दरबार के मुखिया राहुल गांधी नए साल पर अपनी नानी के यहाँ इडली दही रोटियां खाने गए हुए हैं। जैसे ही राहुल गांधी की वापसी होगी तो कांग्रेस उनकी ताजपोशी करेगी और फिर सोनिया के लाल एवं कांग्रेस के राजा राहुल बाबा द्वारा सबसे पहला फैसला महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का लिया जाएगा। और इस बात का संकेत खुद संजय राउत एवं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को मिल चुका है और यही कारण रहा कि दोनों ने 2 दिन पहले ही बीजेपी पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार गिराने का आरोप मढ़ दिया था। खैर, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे जुगाड़ सरकार के सारे पत्ते खुल करके सामने आ जाएंगे। लेकिन एक बार ये सोच करके देखिए कि अगर उद्धव सरकार गिर गई तो फिर सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर के, कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ना, अर्नब गोस्वामी को झूठे टीआरपी घोटाले में फंसाना, पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग आदि मामलों में जो उद्धव सरकार की तानाशाही देखी गई थी, उनकी सच्चाई बाहर आने के बाद फिर शिवसेना का क्या होगा, ये सच्चाई बाहर आने के बाद उद्धव ठाकरे और शिवसेना ना घर के रहेंगे और ना ही घाट के। शिवसेना का चैप्टर पूरी तरह से बंद हो जाएगा। खैर, उद्धव ठाकरे ने मुस्लिमकरण की कांग्रेस राजनीति को अपना करके शिवसेना को सेकुलर पार्टी तो बना लिया, लेकिन भविष्य शिवसेना का अब पूरी तरह से अंधेरे में चला गया है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में जो दरार पड़ी हुई है उसको लेकर के कांग्रेस किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे को झटका दे सकती है। यानी कि कांग्रेस ने पहले से ही शिवसेना से किनारा कर लिया। अब शिवसेना ना ही तो हिंदुत्व के सिद्धांतों वाली रही और ना ही मुस्लिमकरण की कांग्रेस राजनीति को अपना पाई। और दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार तो पहले से ही शिवसेना को तबाह करने के लिए रणनीति बना चुके हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी से डायरेक्ट एनसीपी का मुकाबला हो, इस तरह की रणनीति पर वो फिलहाल सरकार में काम भी कर रहे हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के क्या राहुल गांधी की वापसी के बाद कांग्रेस कोई बड़ा फैसला लेगी, क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटेगा, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।